नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है आपके अपने करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में। चलिए आज हम फिर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ओरिएंटेड करंट अफेयर्स की क्लास आपके सम्मुख जो है प्रस्तुत करने जा रहे हैं। देखिएगा, पहला पॉइंट हमारे करंट अफेयर्स के सेक्शन में है कि सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंड्स टाइम फॉर ऑडिट ऑफ पद्मस्वामी टेम्पल। पद्मस्वामी जो मंदिर है आपका तिरुवनंतपुरम में ये स्थित है। कहाँ पे स्थित है तो याद रखना है आपको, तिरुवनंतपुरम में आपका स्थित है। और ये तिरुवनंतपुरम वही जगह है जो कि आपकी किसकी कैपिटल है, बताओ कमेंट बॉक्स में। तमिलनाडु की है या केरला की है? चलो मैं ही बता देता हूं, ये आपकी किसकी कैपिटल रहेगी, केरला की कैपिटल हो जाएगी तिरुवनंतपुरम। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल आपका यहाँ पे सिचुएटेड है। इसे ऑडिट करने का सुप्रीम कोर्ट ने टाइम लिमिट को एक्सटेंड किया है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, क्या सर मंदिरों पे भी टैक्स पड़ता है? क्या सरकार मंदिरों को भी ऑडिट करती है? तो बिल्कुल सही सुना आपने, सरकार मंदिरों को भी ऑडिट करती है और उस पे भी टैक्स इंप्लाई होता है। ठीक है, उस पे भी टैक्स इंप्लाई होता है। यहां पे आपको एक चीज देखनी है क्या, कि जो टैक्स इंप्लाई होता है यहां पे, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में आर्टिकल 27 लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है जो आपका रिलीजन है, जो आपका रिलीजन है यानी जो आपका धर्म है वो कर मुक्त होगा। धर्म कर मुक्त जरूर होगा, लेकिन धर्म के लिए बनाए गए स्थल या धर्म के लिए बनाए गए ट्रस्ट, क्योंकि मंदिर एक ट्रस्ट रूपी चीज है और वो ट्रस्ट में आते हैं, इसलिए ट्रस्ट कर मुक्त नहीं है। अगर हम देखेंगे इनकम टैक्स एक्ट को, इनकम टैक्स एक्ट में यह प्रावधान किया गया है, इनकम टैक्स एक्ट में जो कि आपका कब आया था 1961 में, यह प्रावधान किया गया है कि मंदिर या ट्रस्ट आपके कर मुक्त नहीं होंगे, ट्रस्ट पे टैक्स पड़ेगा। और वो हर चीज, वो हर एंटिटी, वो हर चीज जो 40 लाख से ऊपर वार्षिक आय करती है, वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के थ्रू जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन कराएगी। यू हैव टू कीप इन माइंड ऑल द एंटिटी विच आर basically profiting or which are getting 40 lakh rupees in a year, यानी वो सारी चीजें, वो सारे ट्रस्ट जो 40 लाख रुपए प्रति वर्ष का आदान प्रदान का काम करते हैं, वो जीएसटी में रजिस्टर कराएंगे। ये कहां लिखा है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत, और इसी के तहत आपका ऑडिट होता है और ऑडिट के बाद जाहिर सी बात है टैक्स पड़ता है। तो ट्रस्ट का मतलब यहां पे जो एनजीओज हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, वो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो आपका क्या काम किया करते थे, यही काम किया करते थे। क्या काम किया करते थे? यही काम किया करते थे। किसका काम किया करते थे? कि पैसे बचाने के लिए ट्रस्ट बना दिया करते थे। तो ट्रस्ट को भी इनकम टैक्स एक्ट के दायरे में ला दिया गया है। इसी की तरह आपके मंदिर, मस्जिद, आपके गुरुद्वारे, आपके चर्चेज, सभी के सभी ट्रस्ट माने जाते हैं और उन पे जो है उन्हीं इनकम टैक्स एक्ट 1961 के थ्रू जो है उन पे क्या होती है, आपकी जो है आपकी टैक्स एम्प्लाई किया जाता है, कर लगाया जाता है। तो आपके जितने भी ट्रस्ट हैं वो कर मुक्त नहीं होंगे। डेट एक्सटेंडेड इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। तो जो पद्मनाभ स्वामी टेम्पल है उसमें जो आपके मैसूर की फैमिली के, रॉयल फैमिली के राजा थे, त्रवणकोर फैमिली के रॉयल फैमिली के राजा थे, यानी त्रवणकोर के जो राजा थे, उन्होंने एक बार जो राजा थे उनके जो वंशज हैं, उन्होंने अभी ये जो है एक प्ली डाली हुई थी, एक आपकी लिटिगेशन डाली हुई थी सुप्रीम कोर्ट में कि ये पद्मस्वामी टेम्पल उनके जो है उसमें प्रॉपर्टी में आता है, उसी पे सुनवाई चल रही थी, इसलिए ये ऑडिट जो है इस टेम्पल का थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया गया है। आई थिंक इतनी बात यहां पे आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट अपनी न्यूज को जरा यहां पे देखते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट पे, कर्नाटका एमएलएज टेक अप फाइट इन वेस्टर्न घाट्स इकोनॉमिक सेंसिटिव एरिया। इकोनॉमिक सेंसिटिव एरिया इशू। तो मेरी बात समझना, इकोनॉमिक सेंसिटिव एरिया, इकोनॉमिक सेंसिटिव एरिया किस एरिया को घोषित किया जाता है? जो आपका 10 किलोमीटर के दायरे में होता है। किसके 10 किलोमीटर के दायरे में होता है? तो अगर कोई भी राष्ट्रीय उद्यान क्या है, यानी नेशनल पार्क है, या आपका कोई भी आपका क्या है, नेशनल पार्क है, या आपका कोई भी वहां पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। क्या है? वहां पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उसके 10 किलोमीटर के एरिया में क्या होता है कि
क्या होता है कि वो एरिया आपका इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन या इकोनॉमिक सेंसिटिव एरिया, ESZ भी बोला जाता है इसे, ESA भी बोला जाता है, इकोनॉमिक सेंसिटिव एरिया या इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन, ये घोषित कर दिया जाता है। और इस दायरे में माइनिंग या कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट, ऐसी चीजें नहीं लगाई जा सकती हैं सरकार के द्वारा इस इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन वाले एरिया में, जो कि नेशनल पार्क के 10 किलोमीटर के चारों तरफ राउंड होता है, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के चारों तरफ 10 किलोमीटर राउंड होता है। जो भी प्रोटेक्टेड एरिया होता है एनवायरनमेंट के लिए, उसका ही 10 किलोमीटर का चक्कर जो होगा उसके बाद की बाउंड्री का, वही इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन या इकोनॉमिक सेंसिटिव एरिया बोला जाएगा। और ये एरिया जो है, इसमें कोई भी माइनिंग या कोई भी बड़े प्रोजेक्ट की एक्टिविटी गवर्नमेंट नहीं कर सकती है यहां पे। लेकिन छोटी छोटी चीजों को परमिशन होती है, जैसे कि आपने घर बनाना है, आपने कहीं शॉप खोलनी है, तो इस तरह की परमिशंस होती हैं, छोटी छोटी परमिशंस होती हैं, बड़े लेवल पे परमिशंस नहीं होती हैं। इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन को वहां पे नुकसान पहुंचाने की बड़ी बड़ी आपकी क्या नहीं होती है, परमिशंस आपको प्रोवाइड नहीं की जाती हैं। तो अभी हाल ही में कर्नाटका में आपके लगभग 10 डिस्ट्रिक्ट्स में, कितने डिस्ट्रिक्ट में, तो 10 डिस्ट्रिक्ट के लगभग 1500 गांव में, 1572 गांव में, 10 डिस्ट्रिक्ट में किसके, कर्नाटका के इकोनॉमिक सेंसिटिव एरिया से बाहर निकाले गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा। अब अगर इकोनॉमिक सेंसिटिव एरिया से बाहर निकाले गए हैं तो उनमें माइनिंग का काम शुरू होगा, और माइनिंग का जब काम शुरू होगा तो वहां पे रहने वाले आसपास के एरिया के लोग वहां परेशान हैं कि यहां पे हम माइनिंग नहीं होने देंगे। और जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है इस पे थोड़ा सोचे, ये डिसीजन लेता कौन है कि कौन सा एरिया इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन के अंदर आएगा या नहीं आएगा, तो ये केंद्रीय मंत्रालय के जो आपके पर्यावरण, वन एवं आपके क्लाइमेट चेंज के जो मंत्री होते हैं वो इस पे, यानी MOEFNCC, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के जो मंत्री होते हैं वही इस पे डिसीजन लेते हैं। और यह डिसीजन कहां कब कैसे लिया जाता है कि कौन सा एरिया इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और उसे डिक्लेयर करेंगे, तो ये एक एक्ट के थ्रू लिया जाता है जिसे बोलते हैं एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, प्रोटेक्शन एक्ट। ये कब आया था, तो याद रखना है आपको, 1900 कब आया था, 1986 में, 1896 में एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया था। 1972 में आपका 1972 में आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था, यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करेंगे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया है। इसी अधिनियम के तहत मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के जो मंत्री होते हैं वो किसी भी एरिया को इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन से बाहर या किसी भी एरिया को इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन के अंदर ला सकते हैं। लेकिन कर्नाटक के जो लोग हैं वो और जो आपके एमएलएज हैं वो क्या कर रहे हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं कि ऐसा केंद्र सरकार को नहीं करना चाहिए। चलिए, इतनी कर्नाटक से न्यूज हो जाती है हमारी। आगे हमें दिखता है सिंगर गिटारिस्ट भूपेंद्र सिंह जो है आपके पास हो गए हैं, यानी इनकी जो है आत्मा को शांति मिले। ये आपके बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए हैं इन्होंने, जैसे आपने इनकी कव्वाली सुनी होगी, बहुत शानदार कव्वाली गाई हैं, ठीक है, दिल ढूंढता है, इस तरह के गाने, बहुत शानदार गाने गाए हैं। तो भूपेंद्र सिंह साहब का जो है पास हो गए हैं। ये कहाँ, मुंबई में इनकी जो है डेथ हो गई है। और ये क्या थे, ये एक सिंगर और गिटार वादक थे। साथ में हम अगली न्यूज पे चलते हैं, महराज खान से मिलते हैं। महराज खान आपके इस समय आपको कहाँ मिलेंगे, तो ये कोरिया के चेंगबोंग में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, तो कोरिया के चेंगबोंग में मिलेंगे, कोरिया में, क्योंकि यहां पे वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप हो रही है। शूटिंग चैंपियनशिप, वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप हो रही है। और वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में, वर्ल्ड शूटिंग या हम कहें शूटिंग वर्ल्ड कप क्या हो रहा है, विश्व कप हो रहा है। क्या, कौन सा विश्व कप, तो शूटिंग वर्ल्ड कप कहां पे हो रहा है शूटिंग वर्ल्ड कप आपका, तो चेंगबोंग कोरिया में हो रहा है। कोरियन नहीं, यहां पे कोरिया वर्ड यूज करेंगे। और ये कौन सी कोरिया है, साउथ कोरिया है, जिसे हम कोरिया बोलते हैं। और इसकी राजधानी शियोल है।
आपकी इसकी राजधानी कैपिटल हो जाएगी। तो शूटिंग वर्ल्ड कप चल रहा है, वहां पे आपके महराज खान जो है साहब, उन्होंने जो है स्कीट गोल्ड प्राप्त किया है। किसमें गोल्ड स्कीट गोल्ड प्राप्त किया है, तो ये भी आपको याद रखना है, इन्होंने मेंस स्कीट गोल्ड यहां पे प्राप्त किया है, मेंस स्कीट गोल्ड। और ये मेंस स्कीट गोल्ड किसमें प्राप्त किया है, तो याद रखना है क्या, सिंपल सी बात, शूटिंग में ही प्राप्त किया होगा। किसमें कर प्राप्त किया है, तो शूटिंग में ही प्राप्त किया होगा, जो कि आपकी चैंगबोंग कोरिया में आपकी जो है ये शूटिंग वर्ल्ड कप चल रहा है। तो ये महराज खान साहब हैं आपके, ठीक। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं हम यहां से। चलिए आपके क्वेश्चंस आ गए हैं यहां पे। डीजी यात्रा इज रिलेटेड टू विच मिनिस्ट्री, डीजी यात्रा किस मंत्रालय से संबंधित है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय से संबंधित है, या मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित है, या मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित है, या मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन यानी नागरिक उड्डयन मंत्रालय से संबंधित है। तो सही उत्तर हो जाएगा नागरिक उड्डयन मंत्रालय से आपका डीजी यात्रा संबंधित है। डीजी यात्रा के तहत आपकी बहुत सारी जो है फैसिलिटीज प्रोवाइड की कराई जा रही हैं। कहां पे, एयरपोर्ट पे। कहां पे फैसिलिटीज प्रोवाइड की कराई जा रही हैं, तो एयरपोर्ट पे फैसिलिटीज प्रोवाइड की कराई जा रही हैं। इसमें एक आपका FRT एक सिस्टम यूज हो रहा है, होने वाला है, FRT फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, ये आपका यूज हो रहा है। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी ये यूज होगा, यानी आपको जब एयरपोर्ट पे चेक किया जाता है तो आपके हाथ ऐसे ऊपर कराए जाते हैं, पूरा चेक किया जाता है, ऐसे नहीं, आपके प्रूफ्स देखे जाते हैं, आपको लाइन में लगना पड़ता है, वो कुछ नहीं होगा। यहां पे आपको फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के थ्रू आपकी आईडी प्रूफ का वैलिडेशन कर दिया जाएगा, यानी वैलिड कर दी जाएगी। जैसे ही आप निकलोगे गेट से तो आपकी आईडी, आपके जो सेव करेंगे आप अपनी आईडी वहां पे, वही आईडी सेम अगर है तो आपके फेशियल रिकॉग्निशन से समझ में आ जाएगा कि भाई ये यही आईडी है और आपको निकलते जाने दिया जाएगा। तो यहां पे कॉन्टेक्टलेस एंड सीमलेस का मतलब होता है अब बिना रुके एकदम निकलते जाओ, मतलब बहुत आसानी से आपका आवागमन होगा, यानी कॉन्टेक्टलेस और सीमलेस आपका आना जाना हो जाएगा। तो ये अच्छी चीज है बिल्कुल भाई साहब। FRT जो है लागू होने जा रहा है। तो FRT की अगर हम बात करेंगे तो अभी 2 एयरपोर्ट पे ही आपका FRT लागू होने जा रहा है, एक वाराणसी और एक बेंगलोर में, क्योंकि अभी ये एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह चलाया जाएगा। वाराणसी और कहां पे, बेंगलुरु और वाराणसी कब चलाया जाएगा, तो अगस्त 2022 में ये आपका चलाया जाएगा। वाराणसी और बेंगलुरु के अंदर ये अभी पायलट प्रोजेक्ट, एज अ पायलट प्रोजेक्ट FRT जो है लागू किया जाएगा। FRT एक सुविधा है किसके तहत, डीजी यात्रा के तहत। तो डीजी यात्रा जो है आपका, ये आपका एक जो है एक स्कीम काइंड ऑफ रिलीज की गई है। और डीजी यात्रा में एक और 2 चीजें हैं, एक चीज और आपको याद रखनी है इसमें, डीजी यात्रा फाउंडेशन। तो एक और चीज डीजी यात्रा में ही है, इसका नाम है डीजी यात्रा फाउंडेशन। क्या है भाई, डीजी यात्रा फाउंडेशन है आपका। और जो डीजी यात्रा फाउंडेशन है ये आपके आईडी प्रूफ का कस्टोडियन होगा। क्या होगा, आईडी प्रूफ जो होगा आपका, आईडी प्रूफ जो होगा उसका क्या होगा, ये आपका कस्टोडियन होगा। क्या होगा, आईडी प्रूफ का कस्टोडियन, यानी जो आपने आईडी प्रूफ जमा की है उसको, इसकी सुरक्षा कौन करेगा, डीजी यात्रा फाउंडेशन करेगा। डीजी यात्रा फाउंडेशन भी डीजी यात्रा के तहत ही है। FRT भी किसके तहत है, तो किसके अंडर में है, तो डीजी यात्रा के अंदर में ही ये भी आपका चालू किया जाएगा, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। तो इतनी बात यहां पे आपको समझ में आ गई होगी आई थिंक। चलिए अगर आपसे पूछा जाए कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री इस समय कौन है, तो याद रखना ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब, आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब आपके जो है उड्डयन मंत्री के मंत्रालय के मंत्री हैं। सिंधिया साहब जो हैं आपके उड्डयन मंत्रालय के मंत्री हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग यहां पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अवार्डेड एज ICAR सरदार पटेल अवार्ड 2021 तक के लिए
किसको आईसीएआर सरदार पटेल अवार्ड दिया गया है? ये आईसीएआर आपका इंडियन काउंसिल रिसर्च, आपका आईसीएआर इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च। तो इसकी स्थापना, आईसीएआर की स्थापना कब हुई थी? ये अपना जो है क्या मना रहा है, 16 जुलाई को, इसने 16 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना हुई थी। कहां पे हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। तो इन्होंने अपना स्थापना दिवस 16 जुलाई 1929 को मनाया और हर उस व्यक्ति को, हर उस साइंटिस्ट को, हर उस संस्था को एक अवार्डों से नवाजा गया है जिन्होंने एग्रीकल्चर यानी कृषि में बहुत बड़ा योगदान प्रदान किया है। तो आईसीएआर द्वारा आईसीएआर सरदार पटेल अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या? नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक में। कहां स्थित है? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान आपका कटक में, यानी आपका उड़ीसा में। आगे बात करें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च यानी भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में आपका स्थित है। क्या इसे मिला है ये अवार्ड? या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सिस रिसर्च कानपुर यानी भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, जो दलहन अनुसंधान संस्थान है, ये आपका कहां पे स्थित है? तो ये आपका कानपुर में स्थित है। क्या इसे ये अवार्ड मिला है? या नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट जो कि हैदराबाद में स्थित है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी जो कि हैदराबाद में स्थित है, इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। तो बिल्कुल सही बात है, नार्म इसे हम बोलते हैं। क्या नार्म इसे बोला जाता है? तो नार्म को इस बार ये इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इतनी बात आपको यहां पे क्लियर होनी चाहिए। इस अवार्ड में क्या क्या दिया जाता है? तो 50,000 रुपए, एक प्रशस्ति पत्र और सिल्वर मेडल। क्या क्या दिया जाता है? 50,000 रुपए। कितने रुपए दिए जाते हैं? 50,000 रुपए, एक प्रशस्ति पत्र सिटेशन दिया जाता है, साथ में क्या दिया जाता है? सिल्वर मेडल दिया जाता है। और जो ये सिल्वर मेडल आपका होता है, इसके ऊपर आपकी गोल्ड की प्लेटिंग होती है, गोल्ड की पॉलिश होती है। आई थिंक इतनी बात यहां पे आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो नार्म को इस बार आईसीआर सरदार पटेल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। साथ में एक बात और यहां पे समझ लेना है आपको कि 76 साइंटिस्टों को नवाजा गया है इस अवार्ड से। 76 साइंटिस्टों को अवार्ड दिए गए हैं आईसीआर की तरफ से। साथ में 11 आपके फार्मर्स यानी कृषकों को यह पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। किसके द्वारा? आईसीएआर के द्वारा प्रदान किए गए हैं। और याद रखना, 11 कृषकों, 11 फार्मर्स और 67 साइंटिस्ट में से 8 कौन हैं? 8 आपकी महिलाएं हैं। तो कितनी महिलाओं को आपका आईसीएआर द्वारा पुरस्कार दिया गया है? तो आपको याद रखना है, 8 महिलाओं को इस बार आईसीएआर द्वारा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इतनी बात यहां पे आपको क्लियर होनी चाहिए। आगे चलते हैं हम लोग और आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो बताइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली डिटेक्टेड बाय जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप? तो जेम्स वेब टेलीस्कोप भेज दिया गया है किसके द्वारा? नासा के द्वारा। तो नासा का पहले मुख्य रूप से टेलीस्कोप हुआ करता था हबल टेलीस्कोप, लेकिन आज के टाइम में हबल टेलीस्कोप जो है काम नहीं कर रहा है और इसने नया टेलीस्कोप जो है अपना ऊपर भेज दिया है। और ये टेलीस्कोप क्यों भेजे जाते हैं? तो आपके जो आसमान में या आपके ब्रह्मांड में होने वाली जो भी घटनाएं हैं उनको कैद कर दिया जाए कैमरे में और वो कैद करके नीचे भेजी जाए। इसीलिए टेलीस्कोप हम कहां भेजते हैं? ऊपर जो है आपके अंतरिक्ष में टेलीस्कोप भेजा जाता है। तो जो आपका जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नासा द्वारा भेजा गया है, आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये जल्दी में ही भेजा गया है, कब भेजा गया है। ठीक है, तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो नासा के द्वारा भेजा गया है, उसने हाल ही में किस चीज को डिटेक्ट किया है, यानी किसकी अभी हाल ही में सूचना दी है या किसका पता लगाया है? तो याद रखना, क्या एलियंस का, बाहरी लोक के प्राणी एलियंस जिसे आप बोलते हैं, उनका पता लगाया है या दूसरा ग्रह का पता लगाया है? ये ग्रह पर जलवाष्प यानी वाटर वेपर का पता लगाया है या जुपिटर के ही साइज का
एक नया आपका प्लेनेट जो कि किसी तारे का परिक्रमा कर रहा है उसका पता लगाया है। तो याद रखना इसमें मुझे ऐसा लग रहा है दोनों आंसर सही हो जाएंगे, 3 और 4, क्योंकि उसने जुपिटर के ही बराबर यानी पृथ्वी से या सूरज से बहुत दूर जुपिटर के ही बराबर का एक प्लेनेट देखा है। हमारे हबल टेलीस्कोप ने उसकी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने उसकी इमेज भेजी है। तो ये इतनी दूर यानी बहुत दूर, सूरज से बहुत दूर एक प्लेनेट यानी आपके ग्रह का पता लगाया है जो कि किसी स्टार का परिक्रमा कर रहा है। स्टार क्या होता है? तो सन भी एक स्टार है जो अपने में से क्या निकाले? प्रकाश निकाले, वही स्टार कहलाता है, वही आपका क्या कहलाता है? तारा कहलाता है। तो किसी एक तारे का यह परिक्रमा कर रहा है लेकिन सूरज से यानी सन से दूर है। और इस वाले आपके प्लेनेट पर क्या पाया गया है? तो वाटर वेपर आपको देखने को मिला है, यानी जल वाष्प आपको देखने को मिली है। तो इतनी बात किसके द्वारा सेंड की गई है ये जानकारी? तो याद रखना ये जानकारी आपके जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा जो है आपकी ये जानकारी दी गई है। तो इसका सही उत्तर तो 4th वाला मानेंगे हम, लेकिन उसने पानी भी पाया है उस पे। ठीक है, इतनी बात यहां पे आपको दिमाग में रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पे देखते हैं और डिस्कस करते हैं। बताइएगा विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट बिकेम इंडियाज फर्स्ट 100% लैंडलॉर्ड पोर्ट। 100% लैंडलॉर्ड पोर्ट का मतलब है जो बंदरगाह होते हैं उन्हें सरकार पीपीपी मॉडल पे चलवाती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे चलवाती है। यानी जो बंदरगाह होते हैं, अगर हम माने कि आपकी अगर ऐसे मैं बनाऊं यहां पे, जैसे कि आपकी ये नदी है और इस नदी पे यहां पे ये बंदरगाह स्थित है। तो बंदरगाह जो स्थित होगा उस पे वहां पे क्या आते होंगे? बहुत सारे शिप्स आते होंगे। और शिप्स क्यों आते होंगे? क्योंकि वहां पे कार्गो आता होगा। तो अगर यहां पे मान लो शिप आके कोई आपका रुका है तो इससे कार्गो उतार के और जाएगा। तो जो स्टेशंस होंगे बंदरगाहों पे, जो स्टेशंस होंगे उन स्टेशंस की जो ऑनरशिप है वो कैसी होती है? प्राइवेट होती है। और प्राइवेट इंडिविजुअल ही इन जो है स्टेशंस को बनाते हैं। और यहां पे क्या होता है? यहां पे आपका सामान का यानी गुड्स यानी वस्तुओं का आदान प्रदान होता है जो विदेश से आती हैं या भारत देश से विदेश में जा रही होती हैं। तो इस ऑनरशिप को क्या किया गया है? प्राइवेट किया गया है। तो आपको बताना है ऐसा कौन सा भारत का प्रथम जो है आपका बंदरगाह है जो 100% इन स्टेशंस को प्राइवेट करने में कामयाब हो चुका है, यानी लैंडलॉर्ड पोर्ट जिसे कहते हैं हम। तो याद रखना ये आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है जो कि आपका नवी मुंबई में स्थित है। कहां पे? नवी मुंबई में स्थित है। और नवी मुंबई की बात करें, यहां पे किसकी बात करें? अगर हम यहां पे नवी मुंबई की बात करेंगे तो नवी मुंबई आपका कहां पे आ जाता है? महाराष्ट्र के अंदर आ जाता है। महा के अंदर आपका नवी मुंबई आ जाता है। कांडला पोर्ट की बात करेंगे तो कांडला पोर्ट आपका जो है ये गुजरात में स्थित है। गुजरात में आपके टोटल अगर आपसे पूछे जाए मुख्य पोर्ट कौन से हैं, टोटल अगर आपसे पूछे जाए तो 13 मेजर पोर्ट्स हैं, 13 मेजर बंदरगाह हैं भारत में। कांडला पोर्ट आपका कहां पे आपको देखने को मिलता है? गुजरात में मिलता है। और गुजरात में एक और पोर्ट यानी बंदरगाह देखने को मिलता है जिसका नाम है मुंद्रा पोर्ट। कौन सा भाई? मुंद्रा पोर्ट आपको देखने को मिलता है। मुंद्रा बंदरगाह आपको देखने को मिलता है जो कि भारत का पहला प्राइवेट पोर्ट है। कैसा? प्राइवेट पोर्ट है। और सबसे ज्यादा मुंद्रा पोर्ट में किस व्यक्ति का जो है वहां पे स्टेशंस बने हुए हैं, किस व्यक्ति की वहां पे सबसे ज्यादा भागीदारी पार्टनरशिप है? तो आपके अडानी ग्रुप जो है आपका वो वहां पे बहुत सारे बंदरगाह बना लिया है। कहां पे? मुंद्रा पोर्ट पे। तो मुंद्रा पोर्ट भारत का लार्जेस्ट प्राइवेट ऑनरशिप वाला पोर्ट है। लार्जेस्ट, सबसे बड़ा प्राइवेट ऑनरशिप वाला पोर्ट मुंद्रा पोर्ट है। दूसरे नंबर पे आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट नवी मुंबई का आता है। साथ में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट की बात करेंगे तो ये कहां पे है? तो ये कोलकाता पोर्ट के नाम से जाना जाता था और ये कोलकाता में आता था, लेकिन इसका नाम बदल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है। विशाखापट्टनम पोर्ट आपका कहां पे आता है? तो आंध्र प्रदेश का ये पोर्ट है। याद रखना विशाखापट्टनम जो पोर्ट है, विशाखापट्टनम बंदरगाह है, ये आपका नेवी के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी भारतीय नेवी, इंडियन नेवी के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी थल सेना के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये
आपका गवर्नमेंट के हाथों में ही रहता है। इसकी अगर कोई भी पूछा जाए, कोई भी प्रश्न विशाखापट्टनम पोर्ट से पूछा जाए तो उसकी प्राइवेट ओनरशिप बिल्कुल भी नहीं बताएंगे हम। यहां पे याद रखना है प्राइवेट ओनरशिप का सबसे बड़ा पोर्ट मुंद्रा पोर्ट रहेगा और दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर जाते हैं। ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक एआई के आज के करंट अफेयर्स का। देखिएगा, वेयर G20 फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर की मीटिंग कहां पे हुई है, ये आपसे पूछा जा रहा है। G20 की वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक कहां पे हुई है, तो याद रखना है क्या वासिल में हुई है। वासिल आपका स्विट्जरलैंड का एक शहर है। कहां का, तो स्विट्जरलैंड का एक शहर है वासिल। मुंबई भारत का है। सिंगापुर एक देश ही है। बाली जो है आपकी इंडोनेशिया का शहर है। कहां का, इंडोनेशिया। तो आपकी जो ये मीटिंग कहां पे हुई है, तो बाली में हुई है, इंडोनेशिया के अंदर। आई थिंक इतनी बात यहां पे आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं, जो कि आप आज का हमारा करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिएगा, हु अमंग द फॉलोइंग विंस पराचिन 2022। पराचिन 2022 को किसके द्वारा जीता गया, वेंग यी, विश्वनाथन आनंद, आर प्रज्ञानंदन या डी गुकेश। तो डी गुकेश की हमने बात कल की थी आपकी। डी गुकेश जो है आपके ये चेस में ईएलओ रैंकिंग में 2700 पॉइंट छूने वाले, 2700 रेटिंग पाने वाले भारत के 6th व्यक्ति बन जाते हैं। चेस के ग्रैंड मास्टर हैं। विश्वनाथन आनंद ने यह काम करके 21 वर्ष की उम्र में दिखाया था। इन्होंने 16 वर्ष की उम्र में यह काम करके दिखाया है। विश्वनाथन आनंद भारत में सबसे ज्यादा ईएलओ रेटिंग पे जाने वाले व्यक्ति हैं। लगभग इनकी 2800 ईएलओ रेटिंग तक गई है। और ईएलओ रेटिंग क्या है, ये चेस में जो मास्टरमाइंड होते हैं उनकी रेटिंग जारी करता है कि कौन सबसे ज्यादा चेस में जो है मास्टरमाइंड है। तो विश्वनाथन आनंद साहब आपके 2800 रेटिंग को छूने वाले भारत के एकमात्र खिलाड़ी हैं। ईएलओ रेटिंग को 6वें स्थान पे, ईएलओ रेटिंग में मतलब 5 लोग ऐसे हैं भारत से जो 2700 ईएलओ रेटिंग पे पहुंच गए थे और 6वें उस नंबर पे कौन गए हैं, तो डी गुकेश जी गए हैं, जो कि चेन्नई से संबंध रखते हैं। 16 वर्ष की उम्र में गए हैं। ये आपके विश्वनाथन आनंद लगभग 21 वर्ष की उम्र में आपके ईएलओ रेटिंग को इन्होंने टच किया था 2700। ठीक है, इतनी बात यहां पे क्लियर होगी। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये आता है कि जो ये पराचीन 2022 चेस की चैंपियनशिप चल रही थी, कहां पे चल रही थी, तो याद रखना सर्बिया में इसका आयोजन किया गया है। इस चैंपियनशिप को जीतने वाले व्यक्ति आपके आर प्रज्ञानंदन हैं। आर प्रज्ञानंद इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। पराचीन 2022 चेस प्रतियोगिता जीतने वाले जो कि सर्बिया में आपकी चल रही थी, आर प्रज्ञानंद है। भारत के जो है लाल है, यहां पे आपको ये याद रखना है। का साथ में ये जो चेस प्रतियोगिता चल रही थी वो कब से कब चल रही थी, तो 8 से लेकर 16 जुलाई के बीच इसका जो है आयोजन किया गया था। ये आपकी 15वीं अंतरराष्ट्रीय चेस फेस्टिवल, 15th इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल, कौन सा, तो 15th इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल के नाम से इसे मनाया गया था। चेस फेस्टिवल के नाम से इसे जो है आपका सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, इतनी बात यहां पे आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए, अगर बात करें आर प्रज्ञानंदन ने किसको हराया है, तो अलेक्जेंडर प्रेडके जो रशिया के थे। कौन, अलेक्जेंडर प्रेडके कहां के थे, तो ये आपके रशिया के थे। इनको हराया है इन्होंने। चलिए, आज इसी के साथ हम अपने करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, इनको एंड करते हैं। और जो अभी हमने आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे आज के करंट अफेयर्स के, वो हमने डिस्कस किए। बहुत मैं कोशिश करता हूं बहुत सी चीजों को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन्हें आपके छोटा करके आप तक पहुंचा दूं। मेरा मानना भी है कि आप नोट्स यहां पे बना रहे होंगे, अपने अच्छे से लिख रहे होंगे, चीजों को देख रहे होंगे। चलिएगा, इसी के साथ आज हम लोग अपने इस सेशन को एंड करते हैं और आपसे विदा लेते हैं। कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे नए करंट अफेयर्स के सेक्शन को लेकर। थैंक यू गाइज फॉर दैट।